इसरो का रॉकेट, हेवीएस्ट रॉकेट गया करीब 3 दर्जन सैटेलाइट्स लेके, कमर्शियल सैटेलाइट्स स्पेस में। जबरदस्त अचीवमेंट है। मैं इसरो की पूरी टीम को और हम सभी भारतवासियों को, आई थिंक वी ऑल डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस, खासतौर से इसरो जिन्होंने इतना जबरदस्त काम करा। आपको बहुत बड़ा सैल्यूट। दूसरी चीज, इंडिया जीत गया। मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं इतना ज्यादा, मुझे इतना शौक नहीं है क्रिकेट देखने का। मैं उसके बारे में ट्वीट भी नहीं करता, ना मैं उसके बारे में कुछ बोलता हूं। लेकिन हाँ, इतना हल्ला था पूरे माहौल में, आसपास लोग जैसा होता है सब कॉन्टिनेंट में। तो वो मैच फिर मैं गया, मैंने बाद में जाके दोबारा रिवाइंड करके देखा और उसके लास्ट ओवर तो मैंने पहले देखे थे। फिर मैंने देखा कि विराट कोहली ने क्या ज़बरदस्त काम करा है। और ये मैंने देखा। तीसरी चीज़, ऋषि सुनक बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो हिंदू हैं और भारतीय मूल के हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा ही होगा। और उसका भी सेलिब्रेशन है। तो हैट्रिक हो गया एक किस्म से, दिवाली के आसपास हैट्रिक हो गया भारत का। और बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिली। अच्छा, एक बड़ी मैंने बात नोट करी है यार, क्रिकेट में ना पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों का एटीट्यूड क्या है। बहुत एक ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कई ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा खराब एटीट्यूड है। देखिए, 2 वीडियोस में आपको दिखाता हूं, आपको पता लग जाएगा। अगर जीत जाते हैं पाकिस्तान मैच तो फिर इस तरीके से बोलते हैं। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका। लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था। और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। शेख रशीद हैं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बड़े सीनियर नेता हैं वहाँ पे, बड़े सीनियर लीडर हैं और इमरान खान के खासुल खास सपोर्टर हैं। लाल हवेली में रहते हैं, रावलपिंडी में। और इन्होंने साफ कह दिया कि साहब देखिए साहब, ये पुराने मैच की बात कर रहे हैं जिसमें भारत हारा था, कि ये तो इस्लाम की जीत है। मैं सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ, इस्लाम की जीत है। तो जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो वो इस्लाम की जीत हो जाती है, जब पाकिस्तान मैच हारता है तो ये वीडियो देखिए। अच्छे तरीके से खेला, मुश्किलात हुई, बीट वो भी हो रहा था, लेकिन he sort of gave himself time. And then Iftikhar of course came and he played really well. It was a nail biter. I mean, you can't really ask for more from a game of cricket. I mean, it was just too good a game. I don't mind losing this sort of game. I don't think Pakistan should even feel bad about it. In this sort of game, anybody can lose and win. So as long as you play really well, and I think Pakistani, they should keep their heads high and say, okay, we lost, but we played like champions. And Vicky, I think, and most importantly, they should, okay, like you said, and rightly so, close game, any team can win, but you learn from your mistakes. Of course. I think that's the step That's what we're going for the to next chat games. in the next coming. फिर ये चीज हो जाती है कि अरे ये तो क्रिकेट है, कोई ना कोई तो जीतता है, कोई ना कोई तो हारता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम की जीत हर एक पाकिस्तानी ऐसा बोलता है, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी क्रिकेट के, पॉलिटिकल स्फेयर के और किस्म के स्पोर्ट्समैन और जो टेलीविजन एंकर्स हैं, ये सब, उनको भी बोलना चाहिए था, साफ तौर से कंडेम करना चाहिए था शेख रशीद का कि शेख साहब ये कोई इस्लाम की जीत नहीं, क्रिकेट मैच है, इसको क्रिकेट मैच रहने दो। फिर जब भारत मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तब पाकिस्तान कहता है भारत सियासत लाता है, तुम तो पूरा मजहब ले आए क्रिकेट में, तब कुछ नहीं हुआ। और जब इसने बोला था इस्लाम की जीत है, तब ये सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर था पाकिस्तान का। ऐसा भी नहीं कि साबिक रिटायर्ड या फॉर्मर, ऐसा कुछ नहीं, उस समय था इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का और इमरान खान के बहुत करीबी, बहुत ज्यादा करीबी।
इस बंदे ने उस समय बोला कि इस्लाम की जीत है, तब पाकिस्तान में किसी ने कंडेम नहीं करा, और किसी ने यह नहीं बोला कि सर, किसी ने मतलब कि हो सकता है आम आदमियों ने कंडेम करा होगा, लेकिन किसी पॉपुलर फेमस पर्सनालिटी को तो मैंने नहीं सुना बोलने कि शेख साहब क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया, ये तो क्रिकेट है। क्रिकेट में मजहब नहीं डालना चाहिए आपको। अब इंडिया ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, कह रहे हैं तुमने सियासत डाल दी, तुम मजहब डालो तो ठीक है, और फिर हमसे कहते हो हमने सियासत डाल दी। यार ये कौन सी बात हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि सुंदर पिचाई को एक बंदे ने, ये बड़ा फेमस हो गया इंटरनेट पे, मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूं। सुंदर पिचाई को सुंदर पिचाई ने बेसिकली जाहिर सी बात है एक ट्वीट करा था, और उस ट्वीट में ही हैड रिटन सिंपल सी बात करी थी सुंदर पिचाई ने कि हैप्पी दिवाली, होप एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग हैज ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई सेलिब्रेटेड बाय वाचिंग द लास्ट 3 ओवर्स अगेन टुडे, व्हाट अ गेम एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो एक मोहम्मद शाहजेब हैं, ये पूरा मैं आपके सामने ट्रांसक्रिप्ट डाल रहा हूं स्क्रीन पे, मोहम्मद शाहजेब हैं जो कहते हैं यू शुड वॉच फर्स्ट 3 ओवर्स। उसके बाद सुंदर पिचाई ने बोला कि हाँ मैंने देखे थे, डिड दैट टू, व्हाट अ स्पेल फ्रॉम भुवी एंड अर्शदीप। मैं देखिए बड़े क्लासी तरीके से उन्होंने बोला। मैं मोहम्मद शाहजेब को एक बात बोलना चाहता हूं, यार शाहजेब भाई ऐसा है, आपको सुंदर पिचाई ने पर्सनली जलील करा है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपके लिए बड़े एजाज की बात है, बड़े फक्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि नहीं भाई। अभी तक तो आपको छोटे मोटे लोग जलील कर रहे थे, आपको सुंदर पिचाई ने जलील कराया। आप चुनाव लड़ लो पाकिस्तान से, मैं बता रहा हूं जीत जाओगे, ठीक है। चुनाव चिन्ह गूगल या अल्फाबेट जो आपको लगाना है लगाओ, और सुंदर पिचाई की फोटो लगाना, बोलना मुझे वोट दो क्योंकि इस आदमी ने मुझे, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, नेवर हैज अ पाकिस्तानी बीन इंसल्टेड। जो नॉन हेड ऑफ स्टेट, आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों तो जलील होते रहते हैं दुनिया भर के हेड ऑफ स्टेट से, लेकिन एक कॉमन पाकिस्तानी को कभी इतने बड़े आदमी ने जलील नहीं करा, नॉट टू माई नॉलेज। तो मुझे लगता है मोहम्मद शाहजेब साहब आप लकी हैं, आपकी लॉटरी निकली है, सुंदर पिचाई ने आपको जलील कराया, पर्सनली जलील कराया आपको रिस्पॉन्ड करके, तो मुझे लगता है कि आपको चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री आप बन जाएं शहबाज शरीफ के बाद, इट्स हाईली पॉसिबल। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, ये इंडिया में ना कुछ समय पहले जब पाकिस्तान को रिसीव करा था 400-450 मिलियन जो अमेरिका से जो एड मिला था ना, उसके बारे में, F-16 के बारे में, तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी, मैं तब भी बोला था, मैंने तब भी बोला था फॉरेन मिनिस्ट्री भी गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं, आप विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनको उस तरह तो दाढ़ी बनाने के लिए हो सकता है किसी का गला काट दें, दैट इज हाईली पॉसिबल विद पाकिस्तानीज, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बट मैंने बात बोली थी, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस जमाने में स्पोक्स पर्सन थे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के नेड प्राइस ने यह बात बोली थी 14 सितंबर को। आप ये देख लीजिए किस तरीके से अमेरिका माहौल बना रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। F-16 काफी सारे हैं पाकिस्तान के पास, उसके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान के पास नहीं, उसके रिपेयर और मेंटेनेंस का कोई तरीका नहीं, बड़े परेशान अमेरिका के पास जाते हैं। अमेरिका कहता है 400-450 मिलियन, लिटरली $500 बिलियन तुम लो और अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उसको दोबारा उड़ाना शुरू करो। पाकिस्तान जबरदस्त खुश। इंडिया में इस बात का गुस्सा कि आप पाकिस्तान को, वो आपको पता है कैसे लोग हैं वो क्या करेंगे उसका। और उस समय भी मैं कह रहा था, उस समय भी मैं यही बात कह रहा था कि अमेरिका जो है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान उस लालची मछली की तरह है जो आप उसको ना हुक, जो कांटा नहीं होता, कांटे में थोड़ा सा आटा लगा के या कोई केंचुआ लगा के फेंको, ये पक्का लपकेगा। ये देखते नहीं है कि ऐसा इतने आसानी से हमें क्यों मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ देता हूं कि पाकिस्तान कैसे फंसा है। ये देखिए, ये तो सितंबर 14 की बात है, सितंबर 14 में ये सब हो गया था। सितंबर 14 में होने के बाद अब दोस्तों ये आया है नया ड्रामा, ये मैं कोट कर रहा हूं जियो न्यूज से। टीटीपी अटैक्स इन पाकिस्तान अ मेजर कंसर्न, यूएस अफगान ऑनवॉय। तो वहां का जो ऑनवॉय है उसका नाम है डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर अफगानिस्तान है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एंड डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर अफगानिस्तान टॉमस वेस्ट। ये कहता है कि पाकिस्तान इज बी डीलिंग विद इंक्रीजिंग अटैक्स लेड बाय द बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कॉलिंग इट अ मेजर कंसर्न। अब देखिए नेड प्राइस ने क्या बोला, नेड प्राइस ने यह बोला कि पाकिस्तान को हमने एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए दिया है, ठीक है। और ये जो बंदा है टॉमस वेस्ट कहता है यार टीटीपी की तरफ से बड़ा खतरा है। यानी कि अमेरिका के दो जो स्पोक्स पर्सन कह लीजिए या ओहदेदार कह लीजिए, वो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान को टेरर से खतरा है। आप गेम समझ रहे हैं, गेम इसमें यह है जो मैंने पहले बोला था और यह होने वाला है। मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा अगले 3 से लेकर 6 महीने में
ये कार्रवाई शुरू होगी, मैं आज बता रहा हूं आपको। और कार्रवाई क्या है? कार्रवाई ये है कि इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। टीवी एंकर को भी बोल दिया और हम मान के चलते हैं अमेरिका को भी बोल दिया। देखिए छोटी सी क्लिप इमरान खान की। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. देखा आपने, इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। फिर शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया कि हम ड्रोन के बेसिस नहीं देंगे। ये शहबाज शरीफ का देख लीजिए। अब उस जमाने में वो प्रधानमंत्री था, उसने बोला, अब ये प्रधानमंत्री इसने बोला। अच्छा, पाकिस्तान ने मना कर दिया। हो सकता था कि पाकिस्तानी फौज इनसे बोलती कि क्या बकवास कर रहे हो, अमेरिकन से तो हमें मोटे पैसे मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, हम इनको एब्सोल्युटली नॉट कैसे बोल सकते हैं। लेकिन क्या करा कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में एक अवेयरनेस पैदा करी इस मामले को लेकर। या इमरान खान ने बोला कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं देंगे ड्रोन बेसिस। चाहे अमेरिका ने मांगे हो ना मांगे हो, उसने गंद फैला दी पूरी। अवेयरनेस क्या पहले तो देता ही आ रहा था, मैं इसलिए अवेयरनेस बोल रहा हूं। ये तो आज से नहीं, 20 साल से दे रहा है अपने बेसिस अफगानिस्तान को बॉम्ब करने के लिए और वहां पे क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज करने के लिए। तो इमरान खान की वजह से ये शहबाज शरीफ भी प्रेशर में आ गया। इसने बोला मैं भी नहीं देता एयरबेस या ड्रोन के बेसिस मैं भी नहीं दूंगा। अमेरिका ने एक आइडिया सोचा। अमेरिका ने बोला यार देखो, तुम हमें बेस नहीं दोगे ना। बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब हवाई पट्टी, एक एरिया जहां पे एयर स्ट्रिप हो, जहां से हमारे ड्रोन या हमारे जेट्स, फाइटर जेट्स टेक ऑफ करें, अफगानिस्तान जाएं और बम मारें। यही तो इशू है। ठीक है, तुम हमें मत दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम एक हमसे पैसे लो और ये गंदा काम तुम करो। अमेरिका ने जैसे आप ये मान लीजिए अपना एंटी टेरर ऑपरेशंस पाकिस्तान को आउटसोर्स कर दिया। ये आउटसोर्सिंग चल रही है जो चल रहा है अभी। अब धीरे 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 पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज अप करेगा। ये F-16 को वापस एयरवर्दी करेगा। काफी एयरवर्दी नहीं है, उनको एयरवर्दी करेगा। और ये F-16 देखिएगा कबायली इलाकों में खुद के पाकिस्तान के। ये अमेरिका के जो बयान दिख रहे हैं आपको, ये जो बयान दे रहा है कि नहीं पाकिस्तान पे बड़े हमले हो रहे हैं। अरे पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो वो तो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तुम क्यों इतने सेंटिमेंटल हो रहे हो? तुम इसलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो क्योंकि तुम ग्राउंड बना रहे हो, ये माहौल बना रहे हैं। अब पाकिस्तानी जेट्स टेक ऑफ करेंगे और ये ट्राइबल एरियाज में और ये अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करेंगे, टेररिस्ट ठिकानों के अंदर। आप ये देख लीजिएगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, काम होने वाला है। लिख के ले लीजिए मुझसे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये काम होने वाला है। और इसके जवाब में उसके पास तो अपनी एयरफोर्स है नहीं तालिबान के पास, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास। तालिबान के पास कुछ हैं पुराने, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन दे डोंट हैव एन एयरफोर्स, दे डोंट हैव मिसाइल्स, दे डोंट हैव फाइटर जेट्स। उनके पास ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो किस तरीके से जवाब देंगे पाकिस्तान को? वो पाकिस्तान को सिर्फ एक जवाब दे सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर अपना सुसाइड बॉम्बर भेज के। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको भेजना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट में वो ऐसा कर चुके हैं। अतीत में ऐसा हो चुका है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बर भेजे हैं और वहां पर काफी अफरा तफरी मचाई है, काफी लोगों को मरवाया है। क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है पाकिस्तान से निपटने का, सुसाइड बॉम्बर्स और जो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट्स हैं बॉर्डर पे, उनको ठोकना, पाकिस्तानी फौजियों को मारना। बस एक ही उनके पास रास्ता बच गया। तो ये मैंने आपको 2 आर्टिकल दिखाए जिसमें एक नेड प्राइस और एक थॉमस वेस्ट, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन बात ये कह रहे हैं। नेड प्राइस ने क्या है, थोड़ा डायरेक्टली बोल दिया कि हमने जो F-16 दिए थे इस वजह से दिए थे। उसने ये बोल दिया, उसने थोड़ा सा ग्राउंड सेट करा। अब माहौल बना रहा है थॉमस वेस्ट, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, ये माहौल बना रहा है कि अब पाकिस्तान बेचारा बहुत टेररिज्म में फंसा हुआ है, उसको जाहिर सी बात है। अब तहरीक तालिबान का पाकिस्तान का नाम लिया है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेकिन वो मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान, छुपते अफगानिस्तान में है। ये पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी। और ऐसे पब्लिक बयान देके अमेरिका है पाकिस्तान को घेर रहा है कि हम भी मानते हैं तुम्हारे ऊपर टेरर का थ्रेट है, अब तुम कुछ करो, हमने तो तुम्हें हाथ में हथियार दे दिए, अब तुम कुछ करो, डू समथिंग। अब ये अमेरिका भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ऐसा ही प्रेशर कश्मीर में आपने कई आतंकवादियों की सोशल मीडिया पे फोटो देखी होगी, है ना, ऐसे उंगली ऊपर करते हुए, तौहीद।
ये हाथ में AK-47 लेके, या काफ़ी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, एक ज़माने में अब तो सब मरमुरा गए तो इतने है नहीं वहाँ पे आतंकवादी कि अपनी फोटो में डालें, लेकिन जिसने फोटो डाली वो निपट गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आपने एक ज़माने में देखा होगा आज से 1-1.5-2 साल पहले, खासतौर से 370-35 से हटने के पहले आपने कई सारी सोशल मीडिया पर फोटोज देखी होंगी। ये बुरहान वानी 2016 के पहले अपनी फोटो डाल रहा है, कोई फलाना ढिमका अपनी फोटो, ये क्यों डालते थे फोटो? आपको पता है क्यों डालते थे? बुरहान का कारण तो अलग था, उसकी वजह अलग थी, लेकिन बाकी लोग क्यों डालते थे? ये एक्चुअली खुद नहीं डालते थे फोटो। ये इसमें से आप देखना सेल्फियां बहुत कम होती थी, ये फोटो खिंचवाते थे अपनी। और इनके जो सरगना थे, इनके जो लीडर थे, इनके जो टेररिस्ट हेड थे, वो नया टेररिस्ट कोई आया, उसकी फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। उससे 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि दुनिया को यह पता लग जाता है कि हमारे पास एक और लड़का आ गया। ठीक है, इनका कभी चेहरा नहीं ढकते थे, उनका फेस दिखा के फोटो खींचते थे पूरे हथियार के साथ, पूरे हथियार के साथ, कि आइडेंटिटी आपको समझ में आ जाए। तो इससे 2-3 चीजें होती थी। पहली चीज क्या होती थी कि सबको पता लग जाता था कि नया रिक्रूट हमारे पास आया, यानी हमारी तादाद भी बढ़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी कि वो लड़का जो था, जो टेररिस्ट बनता था, वो जिहादी बनता था, वो फंस गया, क्योंकि वो पुलिस और आर्मी भी मॉनिटर कर रही है और आर्मी और पुलिस अब इसके पीछे पड़ गए। यानी कि इसके घर वापस जाने के सारे रास्ते उसी के टेररिस्ट के माई बाप ने ही बंद कर दिए। कहीं कोई ना माँ उसको फोन करे, बोले बेटा तू वापस आ जा, बेटा मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूं, घर में तेरा बुढ़ा बाप है, बीमार है, उसको अस्पताल कौन ले जाएगा, ये सब चीजें लोग बोलते हैं। तो जिससे कि ऐसे कई केस हो चुके हैं कश्मीर में कि लोग माँ बाप की बात सुन के, खासतौर से माँ की बात सुन के, टेररिस्ट वापस घर चला गया हथियार वथियार डाल के, अब वो दुकान में बैठा है या कुछ अपना नॉर्मल काम कर रहा है। तो ये आतंकवादी संगठन नहीं चाहते, तो वो लोग क्या करते थे, फोटो पहले ही डाल दो, आर्मी को पता लग जाएगा, क्योंकि आर्मी इंटरनेट मॉनिटर कर रही है और सीआरपीएफ मॉनिटर कर रही है और जेएनके पुलिस मॉनिटर कर रही है। एसओजी जो है, जो सबसे ज्यादा एंटी टेररिस्ट कार्रवाई करती है, दैट इज एसओजी, जेएनके पुलिस की एसओजी उनको देख रही है। ये सब जब एक बार चीजें क्लियर हो गई तो फिर उसके पास कोई पीछे जाने का रास्ता कश्मीर में नहीं होता था। यही कश्मीर वाली कार्रवाई अमेरिकन ने पाकिस्तान के साथ कर दी। पाकिस्तान को 450 मिलियन तो दे दिए, लेकिन पब्लिक में इतने बयान दे दिए कि अब पाकिस्तान करे तो क्या करे। हां, पाकिस्तान को बहुत खतरा है, हां तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं, हां अफगानिस्तान से पाकिस्तान को बड़ा खतरा है। ये बोल बोल के एक माहौल सेट कर दिया कि भैया ऐसा है कि अब हमने तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप देखिएगा 3 से लेकर 6 महीने में पाकिस्तान जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, इसकी अब मजबूरी बन जाएगी। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, बिवेयर ऑफ ग्रीक्स कैरिंग गिफ्ट्स। जिसने भी ट्रोजन हॉर्स की कहानी सुनी है और ट्रॉय की कहानी सुनी है, उसको पता होगा मैं किस रेफरेंस से बात कर रहा हूं। अच्छा यार, ये एक और चीज आई, मुझे बड़ी अटपटी सी लगी है। अरशद शरीफ एक टीवी एंकर था पाकिस्तानी, जिसको मार दिया। कीनिया गया था तो मिस्टेकन आइडेंटिटी में मार दिया, और बुरा हुआ उसको, बेचारे को फंस गया वहां पे जाके। और शहबाज शरीफ का ट्वीट है, देखिए ये मैं ऊपर डाल रहा हूं, शहबाज शरीफ का ट्वीट। ये पाकिस्तानियों को, मैं सही बता रहा हूं, इनके लीडरों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट्स को कैसे बात करते हैं, मतलब उनसे किस तरीके से पेश आते हैं। डिप्लोमेटिक नाइसिटीज जो होती हैं, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, इनको पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि पता नहीं गुफा में रह रहे हैं, अचानक आ गए, बावले हो गए देख के। ये क्या लिख रहा है, देखो शहबाज शरीफ, ही इज विलियम रूटो, कीनिया के प्रेसिडेंट हैं, और उनको ये लिखता है कि जस्ट हैड अ टेलीफोनिक कॉल विद कीनियन प्रेसिडेंट विलियम रूटो अबाउट द ट्रैजिक डेथ ऑफ अरशद शरीफ इन कीनिया। वो फ्लैग बना रखा है कीनिया का ना। आई रिक्वेस्टेड हिम टू एंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन टू शॉकिंग इंसिडेंट। फेयर एंड इनको लगता है हर एक मुल्क पाकिस्तान जैसा है कि यहां पे फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आप देखिए, आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर एन इन्वेस्टिगेशन भी लिख सकते थे, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट क्या? आप क्या कीनिया को यह कहना चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन जो होगा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा? आपने हर मुल्क को पाकिस्तान समझ रखा है, ये क्या बात है? ठीक है, किसी भी जर्नलिस्ट हो, वो इंडियन हो, वो पाकिस्तानी हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी जर्नलिस्ट के साथ बुरा होता है, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि इस तरीके से बात आप किसी और मुल्क के राष्ट्रपति से नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री से नहीं, हेड ऑफ स्टेट से आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इंश्योर ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट, जैसा पता नहीं हुक्म दे रहा होगा उसको। तो ये एक और चीज थी। अच्छा, ये एक और खबर आई है, और फिर ये चाइना पे मैं जा रहा हूं दोस्तों। आज की बाकी की 2 खबरें और मैंने आपको देनी है।
ये जो है ये चाइना को लेके है। 2 चाइनीज नेशनल्स को ना FBI ने पकड़ लिया, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो वहां का CBI है अमेरिका का, उसने पकड़ लिया। और वो घूसखोरी कर रहे थे चाइनीज। बड़ा एक अजीबोगरीब ऑपरेशन उन्होंने रन करा। 2 लोग थे, एक का नाम था गाओचुन ही और जेंग वांग। जेंग वांग तो ठीक है, गाओचुन ही ज्यादा नहीं हो गया? ये कैसा नाम है गाओचुन ही? एनीवे, इसने क्या करा कि ये दोनों के दोनों ने एक ऑफिशियल को पैसे दिए, ठीक है, $41,000 दिए बिटकॉइन में। सोच लो, $41,000 इन्होंने दिए बिटकॉइन में। एक क्लासिफाइड पेज था जो कि सीक्रेट था, गोपनीय था, उसकी फोटोग्राफ, और उसको और भी चीजें दी, कुछ ज्वेलरी वलरी दी और कुछ और कैश दिया, ये सब दिया। ये चल रहा था। हुआवेई जो है एक चाइनीज टेलीकॉम कंपनी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो उसको दबाने के लिए, उसके क्या, कौन है, क्या चल रहा है, इसके ऊपर इन्होंने चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अमेरिका गए और एक घूसखोरी करके पता लगाने की कोशिश करी। तो जिस ऑफिशियल को इन्होंने पैसे दिए थे, वो एक्चुअली FBI ने जानबूझ के उसको बोला था कि हाँ ठीक है, तुम पता लगाओ ये लोग कौन है जो तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं और तुम हमें सारी प्रूफ देना। तो वो एक प्लांट था FBI का, वो चाइनीज को पकड़ लिया, ठीक है, चाइनीज को पकड़ लिया। अब चाइनीज ने वहां पे फिर चाइनीज को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो चाइना इस तरीके से दूसरे मुल्कों में जाके और चीजों को इंपैक्ट करने की कोशिश करता है और वहां पे स्पाइंग करता है। स्पाइंग हर एक मुल्क करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चाइना का टेक्नोलॉजी चोरी करना, ये करना, इन सब चोरी में बहुत ज्यादा चाइनीज गवर्नमेंट चोरी में बहुत ज्यादा मुलव्विस है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हर मुल्क में जाके चोरी करनी है, खासतौर से टेक्नोलॉजी की चोरी, राइट। तो ये चाइना ने वहां पे ये करा। और उसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो चाइनीज हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और जो चाइना की पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं। जिनके रिश्तेदार हैं उनको जेल में डाल दिया वहां पे चाइना में, और उनको प्रेशराइज करा कि तुम वापस आ जाओ और तभी तुम्हारे रिश्तेदार बच पाएंगे। अब आप ही का अगर सगा भाई आप हैं चाइनीज और आप न्यूयॉर्क में रहते हैं और आप अमेरिकन सिटीजन हैं और आपका सगा भाई और आपके पेरेंट्स अगर चाइना में है, तो ये लोग उनके साथ मार पिटाई करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे और बोलेंगे हम तुम्हारे सगे भाई को गोली मार देंगे, तुम्हारे माँ बाप को गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, तुम वापस आ जाओ चाइना। तो प्रेशर में आके कोई ना कोई बंदा वापस आ जाएगा। इस तरीके से ये लोग चाइनीज प्रेशराइज करते हैं। छोटा सा वीडियो है, मैं चाहता हूं आप एक वीडियो देखें, तब आपको क्लियर होगा कि ये चल क्या रहा है मामला। The Chinese Communist Party has a saying when it comes to their warfare, psychological warfare operations and other forms of subversion: strangle you with your own systems. In other words, observing how different countries operate, what is controversial within their systems, how does their system function, how can we use those systems to twist things around, to cause chaos, to mess things up, to use it against them. You say you believe in free speech? We'll have protests in your own backyard calling you out. You say you believe in free press? Well, we'll start up state-run media in your country, and we'll use those state-run media to lie to your population, to spread our propaganda. That's what they do. You believe in free markets? How about we bring state-run companies that can sell below cost and put your companies out of business and take over your industries? That's what they're doing, right? Strangle you with your own systems. And what is controversial in the United States? What is most controversial? Racism. This race narrative, they know they can use it. They've been doing it for a very long time. There are different groups, for example, Committee of 100 in the US, where every time a Chinese spy is arrested, they call it racism, because they know that's what we're sensitive to. The Chinese military has a doctrine on this, the three warfares doctrine: psychological warfare, media warfare, and legal warfare. This is publicly adopted into their military doctrine. This is part of their military system. Now, what are these? Psychological warfare is not necessarily lying to you. Psychological warfare is altering how you interpret information. And so when you see a virus coming out of China and people say this virus came out of China, if you call it the Chinese virus, they want to use this and twist it around and say it is racist if you talk about the origin of this virus. What is media warfare? Media warfare is the manipulation or control of outlets of information, not just news outlets, but say social media, online platforms, the ability to speak openly.
Anything that would allow people to communicate would be a target of media warfare. And what is legal warfare? Legal warfare is a manipulation of international legal systems. The Chinese Communist Party, for them, this is adopted into their military code. This is war fighting to them. ये निकोलस क्या बोल रहा है इस वीडियो में? निकोलस ये बोल रहा है कि साहब चाइना में चाइनीज ने अमेरिका के अंदर एक कमेटी ऑफ 100 बनाई है। ये कमेटी ऑफ 100 क्या है? ये चाइनीज लोग हैं जो अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिका में रहते हैं। और जैसे ऐसे जासूसी में कोई पकड़ा जाता है ना, कोई भी चाइनीज पकड़ा जाता है, तो ये सबसे पहले मीडिया में और सोशल मीडिया में जाके कहते हैं कि ये तो रेसिज्म है, नस्लवाद चल रहा है चाइना अमेरिका में। और ये अमेरिका पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि जैसे भारत में होता है ना कि भारत में अगर कोई भी आदमी कुछ करे, अगर आप नॉर्मल सी भी बात बोल दें, हिंदुओं के हक में बोल दें, तो लेफ्ट विंग वाले आपको नहीं बोलना ये तो कम्युनल है, ये तो कम्युनल है। तो आदमी थोड़ा सा डिफेंसिव में हो जाता है कि यार मुझे कम्युनल क्यों बोल रहे हैं, मैं तो कम्युनल नहीं हूं, मैं तो एक सीधी साफ बात बोल रहा हूं। लेकिन नहीं, वो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में लेफ्ट विंग वाले पड़ जाते हैं पीछे। जो भी आदमी नॉर्मल भी बात बोलेगा जो उनको नहीं पसंद आती, तो पहला चोट आप पे करते हैं कि आदमी कम्युनल है। ये पूरे जो लेफ्ट विंग रेडिकल्स हैं इंडिया में, वही चीज यहाँ पे कमेटी ऑफ 100 करता है, जो कि चाइनीज अमेरिकन हैं, वो करते हैं अपने चाइना के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उनके जासूस हैं कि भाई ये तो जैसे यहाँ पे बोलते हैं तुम कम्युनल हो, वहां पे बोलते हैं रेसिस्ट हो। तो अमेरिका में रेसिज्म का एक बहुत बड़ा मामला है। जैसे इंडिया में आप किसी भी नॉर्मल आदमी को बोलो कि यार तुम तो दूसरे धर्मों से नफरत करते हो, अगर कोई खासतौर से हिंदू है, आपने उसको बोला है, कोई भी मजहब को आपने बोला कि आप दूसरे धर्मों से नफरत करते हो, क्या यार मैं नफरत थोड़ा ना करता हूं, मैं तो एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई नफरत नहीं। आप जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे। वही माइंड गेम चाइनीज खेल रहे हैं अमेरिका में। वो जासूसी कर रहा है, उसको पकड़ लिया तो फिर ये कमेटी ऑफ 100 अपना ड्रामा शुरू कर देती कि अरे देखो हमारा चाइनीज भाई था, उसको तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती और आपने उसको पकड़ के ऐसे अंदर कर दिया। अच्छा, आखिरी में चीज दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शी जिनपिंग को आपको पता ही है, परसों उसको मिल गया था एक और टर्म जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको दे दिया। अच्छा, लोगों ने मुझे 2-3 फोन कॉल आए बड़े इंटरेस्टिंग कि इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा और चाइनीज की पॉलिसी पे। देखिए, बात यह है कि चाइना अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये मेरा मानना है, ठीक है, हो सकता है कि अभी और चीजें बदल जाएं, लेकिन जहां तक मुझे समझ है, मेरी ये समझ है कि चाइना विल गेट मोर एग्रेसिव ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी आपने लद्दाख में देखा, अभी आपने सिक्किम में देखा था, डोकलाम में, फिर अरुणाचल में थोड़ा सा इन्होंने ड्रामा करा। अब देखिएगा उत्तराखंड में और हिमाचल में भी चाइना कुछ ना कुछ करेगा, तो हमें इस चीज की तैयारी कर लेनी चाहिए। चाइना विल गेट मोर एंड मोर एग्रेसिव, ये बात 100% तय है। शी जिनपिंग का चाइना एग्रेसिव हो जाएगा, और शी जिनपिंग का चाइना ताइवान के ऊपर कुछ करे ना करे, क्योंकि वहां पे पूरा 100% अमेरिकन प्रोटेक्शन है और वेस्ट का प्रोटेक्शन है, और ताइवानीज ने भी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो वहां पे चाइना सिर्फ बकवास करेगा, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेगा। इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, और जो प्रधानमंत्री जी हाल ही में उत्तराखंड गए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और अभी दिवाली के मौके पे वो कारगिल गए हैं। कारगिल जान के गए हैं, वो जानबूझ के कारगिल गए थे, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पे चाइनीज बॉर्डर भी और पाकिस्तान बॉर्डर भी है। वहां पे दोनों बॉर्डर्स हैं। कारगिल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पे लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ 1999, कारगिल की लड़ाई आप सबने सुनी है। और उसी के अगर दूसरी तरफ चले जाइए, अलग तरफ चले जाइए, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे जो है वो ये पूरा गलवान वाला एरिया और ये सब एरिया जो कि चाइना के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसलिए वो लद्दाख गए थे प्रधानमंत्री जी, और लद्दाख में उन्होंने वो ज़बरदस्त स्पीच दी थी। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप दोस्तों अब और बिगड़ेंगे, ये ठीक नहीं होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिगड़ेंगे, ठीक होंगे। और मैं अक्सर कॉर्पोरेट टॉक्स करता हूँ, मैं अलग अलग कंपनियों में जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, इन्वाइट करा जाता है टॉक्स के लिए, मैं जाता हूँ। तो मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि साहब ये चाइना से हम लोग माल खरीदते हैं, क्या हमें रोक देना चाहिए? देखिए साहब, आपका डिपेंडेंस चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप आज माल बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे चाइना से, तो आपको हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं पता किस लेवल पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका बिजनेस आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो सिर्फ चाइना से खरीद के यहां पे बेच रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत होगी। ये बात तय है। आप मान के चलिए
चूड़ियां कस दी जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो पार्ट्स मंगवाते हैं, मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पार्ट चाइना से सस्ता मिला, आपको एक काम करना चाहिए कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए बाकी जो बॉडीज़ हैं उनसे मिलके कि ये पार्ट भारत में कैसे बन सकता है। क्योंकि आप जितना चाइना को एनकरेज करेंगे, सरकार के तो हाथ बंधे हुए हैं। एक सरकार, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेड के कुछ ऐसे सिग्नेटरीज होती हैं सारी दुनिया में, सारे देश, कि आपकी कितनी भी दुश्मनी हो जाए, जब तक आप बिल्कुल ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला नहीं हो गया, अक्सर मुल्क अवॉइड करते हैं। ठीक है। और जो भारत मंगवा रहा है, जो सामान चाइना से मंगवा रहा है, वो क्या है? ट्रेड। कहते हैं सरकार क्यों नहीं सरकार थोड़ा ना मंगवा रही है वो चीज़ें, सरकार थोड़ा ना मंगवा रही है, वो तो भारत के बिजनेसमैन है जो मंगवा रहे हैं। लोग कहते हैं सरकार बैन क्यों नहीं कर देती। अरे सरकार बैन तो कर ही सकती है, बात वो नहीं है, लेकिन मंगवा कौन रहा है? आप ये हमें ये देखना है ना कि मंगवा कौन रहा है। ये बिजनेसमैन में, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि यार हमें ना चाइना से नहीं लेना माल, हमें चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो इंडिया में ही क्यों ना बने हो। हमें चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने, हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ ब्रांड इस्तेमाल नहीं करने। और जो हमें, मैं आम हिंदुस्तानियों के लिए बोल रहा हूँ, जो सामान चाइना से अगर हम कोई, लेट्स से कोई कुछ भी बना रहा है, यू नो, ही इज़ मेकिंग अ सर्टन प्रोडक्ट, आप हर समय देखिए उसको कि वो मेड इन चाइना तो नहीं लिखा उसके ऊपर। आप बाजार जाते हैं, उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन का स्टैंप रहता है, तो आप देखिए, अगर मेड इन चाइना है, मना करिए दुकानदार को। 100 लोग दुकानदार को मना करेंगे, मेड इन चाइना सामान रखना बंद कर देगा। ऐसे होता है पब्लिक बॉयकॉट चाइना का, ऐसे चाइना पर नकेल कसी जाएगी। सिर्फ ये कहना सरकार क्यों नहीं बंद कर देती, सरकार के मतलब बाकी सब लोग अपनी लालचें पूरी करें और सरकार क्यों नहीं बंद कर देती। हमें अंदर देखना है कि हम क्यों नहीं बंद कर देते भाई। ये जो सामान है, ये जो सामान बाहर से आ रहा है, सरकार थोड़ा ना बुलवा रही है कि जी हमें फाइटर जेट खरीदने हैं चाइना से, हमें टैंक खरीदने हैं चाइना से, या हमें कुछ खास चीज़ें चाइना से खरीदनी नहीं। सरकार ने, ये तो 99% इसमें बिजनेसमैन मंगवा रहे हैं। हाँ, सरकार ने भी मंगवाई होंगी कुछ ना कुछ चीज़ें चाइना से, मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने बिल्कुल नहीं करा, पर इसमें जो मैक्सिमम है वो हमारे बिजनेसमैन। तो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑल्टरनेट ढूंढिए, इसका ऑल्टरनेट ढूंढिए। चाइना को सब लोग कह चुके हैं, अमेरिका कह चुका है, यूरोप कह चुका है, इंडिया कह चुका है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना किसी का सगा नहीं है, इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा नुकसान आप देखिएगा भारत को, अगर कोई मुल्क पहुंचाना चाहता है और पहुंचाने की सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, वो चाइना है। तो ऐसा कुछ मत करिए जिससे चाइना के हाथ मजबूत हों। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे फिर वो, और ये बात मुझ पे भी लागू है, ये बात मुझ पे भी लागू है, ये बात हम सब पे लागू है कि हम घर में ऐसी चीज़ ना लाएं, कोई भी अपने घर में ऐसी चीज़ जो मेड इन चाइना हो। मैं तो अपने घर में, मैंने बहुत टाइट कर रखा है मामला, मैं कोशिश करता हूँ पूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं बिल्कुल मैंने सैनिटाइज ही कर दिया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी। और जहाँ पर मैं जिससे मिलता हूँ, गली मोहल्ले में जब भी कोई जाता हूँ, तो मैं ज़रूर, अगर मुझसे कोई बात करते, लोग देखते हैं टेलीविज़न पे, मैं उनसे ज़रूर बोलता हूँ यार कि अगर आपके घर में कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप उसको फेंको, लेकिन साल 2 साल के बाद जब वो प्रोडक्ट ख़राब होगा ना, तो आप उसके एवज़ में, जो उसकी रिप्लेसमेंट में आप जो चीज़ लाएंगे, वो आप मेक इन इंडिया वाली जो भी है, मेड इन इंडिया चीज़, वो लेकर आना। गांधी जी ने यही काम करा था जब सत्याग्रह की बात हुई थी ना, जब इंग्लैंड में बनी जो थाने थी जिनके कपड़े बनते थे, जब खादी आया हमारे देश में, तो यही तो काम करा था जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने होली जला दी पूरी अंग्रेजी कपड़ों की और अंग्रेजी सामानों की। उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे होली से एक दिन पहले नहीं, होलिका दहन जो होता है, उस टाइप का उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ बनाए कपड़ों के, लोगों ने अपने कपड़े वपड़े फेंके उसके अंदर और आग लगा दी पूरी, ये दिखाने के लिए कि हम अंग्रेज़ों का सामान नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से हमें ये करना पड़ेगा अगेंस्ट चाइनीज़ गुड्स। हो सकता है हम सक्सेसफुल ना हो सकता है हमारे घरों में आज भी चाइनीज़ सामान हो, लेकिन धीरे धीरे करके हमें इसको निकालना पड़ेगा, वरना हम दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। इस वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।